बहुत किसी किसी में रिकर्वेटम होता है, इसको बोलते हैं रिकर्वेटम। हाइपर एक्सटेंशन को हम रिकर्वेटम का नाम देते हैं, जिसमें 10 डिग्री 15 डिग्री तक रिकर्वेटम होता है। हाँ, लड़कियों की बोन्स थोड़ी सी फ्लेक्सिबल होती हैं तो उनमें किसी में और इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन इसके ज़्यादा आने पे फिर वो एक बीमारी का रूप है। ठीक है, अब रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के? पहला रिस्क फैक्टर है एजिंग, उम्र के साथ में होगा। 40 साल के बाद वाली बीमारी है, 40 साल से पहले आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस नहीं बनाएंगे जनरली। 40 साल से ऊपर वालों में है। हाँ, आजकल लोगों में 30-35 पे भी मिलने लगी है, वो उनकी लाइफ स्टाइल की वजह से। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं? किसी भी बीमारी में हम लोग शुरू करते हैं एजेंट होस्ट इन्वायरमेंट, ठीक है, वो इन्फेक्शियस डिजीज के लिए होता है। रिस्क फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वेट। ये जो साइंटिस्ट ने क्लासीफाई किया है, उनका कहना है कि जब से आदमी सीधा, ये सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस सिर्फ इंसानों में होती, जानवरों में नहीं होती, क्योंकि वो चारों पैर पे चलते हैं। इंसान सिर्फ 2 पैर पे चलता है, इसलिए उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस का चांस ज़्यादा है। ठीक है, और किसी में ये बीमारी नहीं होती। क्यों? आपका इरेक्ट पोस्चर जो है, इसकी वजह से ये बीमारी आपको शुरू हुई। 40 साल के ऊपर की मिलेगी आपको, 40 साल से ऊपर, एजिंग की वजह से हो रही है। रिस्क फैक्टर में क्या है? सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है वेट। आपका वेट, अगर बॉडी मास इंडेक्स आपका 22 के ऊपर है, 23 के ऊपर है, तो आपको बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है? वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर्स। वेट अपॉन हाइट स्क्वायर इन मीटर्स। आप लोग अपना अपना बॉडी मास इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 20 के ऊपर आप ओवरवेट हैं और 24 के ऊपर आप ओबीज हैं, और उसके ऊपर आप चले जाएं 28-29 के ऊपर पहुंच जाएं तो मॉर्बिडली ओबीज, और फिर बीमारी आपको ओबेसिटी की वजह से बीमारियां हो रही। तो आपको अपना बॉडी मास इंडेक्स 20 से नीचे ही रखना है, 20 से नीचे रखना है। हिप वेस्ट रेशियो, इसको भी मॉनिटर करिए, वो एक अलग टॉपिक है। चलिए, बॉडी मास इंडेक्स जिसका ज़्यादा होगा उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांस ज़्यादा है। और इसके बाद पहला रिस्क फैक्टर वेट हो गया। दूसरा रिस्क फैक्टर हो गया अगर आपके डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होने की वजह क्या है? जैसे रिकेट्स हो गया। रिकेट्स की मोस्ट कॉमन एज क्या है? 1.5 साल से 2 साल के बीच में रिकेट्स होता है। बच्चा जब 1.5 साल से 2 साल के बीच में होता है तब प्रेजेंट करता है हमारे पास रिकेट्स के रूप में। रिकेट्स क्या होता है? विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारी को हम रिकेट्स कहते हैं। रिकेट्स में क्या होगा? बच्चों के पैर थोड़े से टेढ़े हो जाते हैं, ऐसे बोइंग ऑफ लेग्स होती है बच्चों में जनरली। और भी बहुत सी चीज़ें होती है, रिस्ट उनकी मोटी हो जाती है, पिंग पोंग ये हो जाता है सर में, और ये रेकेटिक रोजरी होती है, ये हैरिसन सल्कस होता है, बहुत सी चीज़ें होती है। वो भी एक पूरा सिंड्रोम है, लेकिन मोस्ट कॉमनली दुनिया यही जानती है कि हाँ भैया बच्चे के पैर टेढ़े होने लगे हैं 1.5 साल से 2 साल की उम्र में, तो रिकेट्स। अब बचपन में अगर रिकेट्स हुआ है तो उसकी ये हिप नी एक्सिस, हिप नी एंकल की जो एक्सिस है, वो एक्सिस थोड़ी सी चेंज हो गई, जिसकी वजह से उसकी वेट बियरिंग में प्रॉब्लम आ गई और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने की संभावनाएं बढ़ गई। ठीक है, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए रिस्क फैक्टर एज हो गई, वेट हो गया और रिकेट्स हो गया। और रिकेट्स का ही ओल्ड एज में या 15-16 साल की उम्र में रिकेट्स का प्रेजेंटेशन हो जाता है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में भी यही चीज़ है, विटामिन डी की कमी हुई, ऑस्टियन जो बने, छोटे छोटे ऑस्टियन बने, कार्टिलेज से बोन बनती है, ऑस्टियन जो होंगे उनमें कैल्सिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नहीं हो रहा है। डीमिनरलाइजेशन होने की वजह से बोन सॉफ्ट हो गई और वो बेंड हो गई। तो अगर जेनुवेरम, इसको बोलते हैं जेनुवेरम, इसको बोलते हैं जेनुवेल्गम, ये अंदर की तरफ आ जाए तो ये जेनुवेल्गम। जेनु मतलब नी, वेल्गस मतलब बाहर, वेरस मतलब अंदर। तो अगर किसी की वजह से आपकी ये एक्सिस में प्रॉब्लम हो गई, हिप नी एंकल की जो एक्सिस है, जैसे फीमर हमारी थोड़ी सी अंदर की तरफ होती है और टिबिया हमारी 7 to 8 डिग्री थोड़ी सी बाहर होती है, बट रिलेटिव टू फीमर हमारी टिबिया जो है 8 डिग्री वायरस में होती है। 8 डिग्री। जब हम लोग नी जॉइंट रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमको यही एक्सिस को सही करना पड़ता है। अगर आपकी एक्सिस में 2 डिग्री या 3 डिग्री का भी फर्क होगा तो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस जो है करीब 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ जाएंगे। मैकेनिकल एक्सिस और एनाटॉमिकल एक्सिस। एनाटॉमिकल एक्सिस होती है तो आपने पहले पढ़ा होगा इसमें आपकी एनाटॉमी की किताब में, कि एनाटॉमिकल एक्सिस जो है हेड की के हमारा यहाँ पे आती है और मीडियल साइड ऑफ
फीमर में आती है, ठीक है। और मैकेनिकल एक्सिस जो हमारी है वो हम फीमर के बीचों बीच से जाती है और फिर ये नीचे, ठीक। तो रिस्क फैक्टर बस यही है। अब प्रेजेंटेशन कैसे होता है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। 40 साल 45 साल का कोई भी मेल या फीमेल आपके पास आएंगे। फीमेल्स में थोड़ा प्रोपेंसिटी ज़्यादा है क्योंकि फीमेल्स में उनको चाइल्ड बेयर करना पड़ता है, इसलिए उनको कैल्शियम विटामिन डी के लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इस वजह से भी कई बार। तो सबसे पहली कंप्लेंट क्या होगी पेशेंट, पहली कंप्लेंट है कि उसको सुबह सुबह टॉयलेट से उठने में दिक्कत आती है। अगर कोई भी पेशेंट आपके पास 40, ये डायग्नोसिस आप एज बहुत ध्यान रखना है, और हड्डी की बीमारी में एज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑलवेज। आप ऑस्टियोआर्थराइटिस का डायग्नोसिस किसी 20 साल के बंदे में बनाएंगे तो वो गलती होगी और मतलब कुछ और होगा, आप समझ नहीं पाएंगे और फिर लोग हंसेंगे आपने क्या लिखा। तो 40-45 से शुरुआत है। क्या होगा, नीचे से उठने में दिक्कत आ रही। सबसे पहली चीज, आदमी टॉयलेट जाता है सुबह सुबह, उसको नीचे से ऊपर उठने में दिक्कत आ रही। मतलब क्या हो रहा है, कॉर्डिसेप्स में वीकनेस हो रही। कॉर्डिसेप्स ही आपको उठने में मदद करता है, कॉर्डिसेप्स में वीकनेस हो रही। तो बेसिकली ऑस्टियोआर्थराइटिस एक बोन के साथ साथ सॉफ्ट टिश्यू की भी प्रॉब्लम है जिसमें कॉर्डिसेप्स वीक हो रही है। कॉर्डिसेप्स कहाँ अटैच होती हैं, कौन कौन से 4, वास्टस मीडियलिस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस लेटरलिस और रेक्टस फिमोरिस, ये 4 मसल्स मिलके कॉर्डिसेप्स बनाती है। टेंडन बहुत ही मजबूत टेंडन है बॉडी का, और वो जाके पटेला में अटैच होता है। उसके भी 2 लेयर्स होते हैं, एक अपर लेयर होता है, लोअर लेयर होता है। तो कहाँ पे थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस के। तो पहली कंप्लेंट है कि पेशेंट नीचे से ऊपर उठने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। उसके बाद और दूसरी कंप्लेंट क्या है, दूसरी कंप्लेंट है कि डॉक्टर साहब हमारे मीडियल साइड ऑफ, अंदर की तरफ हमारे जॉइंट लाइन के पास अराउंड पेन हो रहा है, वेग पेन हो रहा है। प्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकता है, कोई काफ में पेन बता सकता है, कोई यहाँ अंदर की साइड। बेसिकली मीडियल साइड ऑफ जॉइंट स्पेस जो है वो रिड्यूस होता है, तो मीडियल साइड में ही पेन बताएगा आपको जनरली, ठीक है। 40-45 साल से शुरुआत होगी। अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस इसी फेज में, वैसे जनरली पहले ऑस्टियोआर्थराइटिस 55 एंड अबव में मिलती थी, 55, 65 से 75 ऐसे लोगों में मिलती थी ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब डायग्नोसिस, ये तो हिस्ट्री हो गई, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हो गया। इसके बाद आपका, आप डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, डायग्नोसिस बनाने के लिए आप एक्सरे कराएंगे। एक्सरे क्या लिखेंगे आप, एक्सरे नी जॉइंट एपी एंड लेटरल, बहुत सिंपल है जी, ठीक है। और सामने आपके जॉइंट है, आप एग्जामिन भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। जनरली आपको नी जॉइंट गरम नहीं मिलेगा। अगर नी जॉइंट गरम है मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, आइटिस नहीं है, ये जिसको मिसनॉमर है जी। अगर गरम है मतलब उसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ सिनोवाइटिस हो गई है, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, या इन्फेक्शन हो गया, या सेप्टिक अर्थराइटिस है। ये डीडी बोलते हैं, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, अभी बताऊंगा मैं इसमें। गरम अगर है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है, ठीक है। हाँ, उसके फेज में कभी कभी हो सकता है कि जैसे कभी कभी पानी मिल जाता है, जिसको सिनोवियल इफ्यूजन बोलते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस के साथ में इफ्यूजन हो गया, ठीक है। आपने प्लेन एक्सरे नी जॉइंट एपी लेटरल कराया, स्टैंडिंग व्यू, स्टैंडिंग अक्सर लिख देते हैं नी जॉइंट एपी लेटरल, और वो लिटा के कर देता है। आपको पता होना चाहिए कि हमें वेट बेयरिंग एक्सरे चाहिए, और अगर दोनों जॉइंट को कंपेयर करना है तो लिखिए एक्सरे बोथ नी एपी जॉइंट स्टैंडिंग व्यू, दोनों नी को एक साथ लिख लीजिए आप, एपी व्यू। लेटरल की इतनी जरूरत नहीं होती, इसमें पता चल जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की 4 या 5 स्टेजेस बताई गई हैं। पहली स्टेज में क्या होता है कि सिर्फ पेन होगा, और आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है दोनों बोन के ऊपर, जो चिकनी वाली एक परत होती है, आप लोगों ने कभी मुर्गा वगैरह खाया होगा तो किनारी जो उसकी होती है, आप चमकदार एक मोटी सी परत होती है जो खुरचनी पड़ती है, उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज। तो आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है उसका केवल फिब्रिलेशन होता है, मतलब उसमें प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक कोई बोनी चेंजेस नहीं आया, ठीक है। केवल मीडियल साइड में पेन हो रहा है, ठीक है, पेन हो रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज। अभी ग्रेड 1 है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ग्रेड 2 में आर्टिकुलर कार्टिलेज का डिजेनरेशन शुरू हो जाता है, वो घिसना शुरू हो गया, ठीक है, घिसना शुरू हो गया, बट स्टिल अभी तक कोई जॉइंट स्पेस रिडक्शन नहीं हुआ। ग्रेड 3 में जॉइंट स्पेस कम होना शुरू हो जाएगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ग्रेड 3 में
जॉइंट स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। अभी आपको इसकी हम फोटो दिखा देंगे। ज्वाइंट स्पेस जो है रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। ग्रेड 3 में ज्वाइंट स्पेस कम होने लगेगा। लैटरल साइड के मुकाबले में मीडियल साइड में थोड़ा ज्वाइंट स्पेस कम होने लगेगा। ग्रेड 4 में और ज़्यादा रिडक्शन हो जाएगा। इवन दोनों सरफेस जो है मीडियल साइड के टीबिया और फीमर के टकराने लगेंगे और साथ में वायरस शुरू हो जाएगा, पैर टेढ़े होना शुरू हो जाएंगे, बोइंग ऑफ लेग शुरू हो जाएगा, क्योंकि मीडियल साइड में ज्वाइंट स्पेस कम हो गया, इस साइड में ठीक है, तो ये ऐसे होना शुरू हो जाएगा। और फिफ्थ स्टेज में सीवियर वायरस होगा और ज़्यादा वायरस होगा। ठीक है, ग्रेड 1 में कोई डिफॉर्मिटी नहीं होगी, सिर्फ पेन है, आर्टिकुलर मार्जिन ठीक है, अभी बस फिब्रिलेशन हो रहा है। सेकंड 2 में आर्टिकुलर कार्टिलेज डिजनरेशन हो रहा है, इसको कैली ग्रेडिंग होती है, केएल ग्रेडिंग। उसके बाद स्टेज 3 में ज्वाइंट स्पेस रिडक्शन शुरू हो गया। स्टेज 4 में और ज़्यादा शुरू हो गया, जेनुवेरम हो गया। स्टेज 5 में और ज़्यादा सीवियर जेनुवेरम हो गया। ठीक है, स्टेजिंग हो गई। इसके बाद ट्रीटमेंट में क्या होगा? रेस्ट स्टेजेस के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। स्टेज 1 में आपको रेस्ट करवाना है थोड़े दिन, रेस्ट, एनाल्जेसिक्स, राइस वो है इसका क्या बोलते हैं जो निमोनिक, रेस्ट है, आइस है, कोल्ड स्पंजेस है, और तो वो करवाना है आपको। उसमें मेनली जो हम लोग फोकस करते हैं वो है क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस। क्वाड्रिसेप्स को स्ट्रेंथन करने की एक्सरसाइजेस करते हैं, जिससे आपको इसमें रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। और आजकल की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत जल्दी लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों ने बिल्कुल लाइफ स्टाइल में उनके वॉकिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो आपको अपने जॉइंट्स को प्रिजर्व करना है तो रोज़ चलना जरूरी है। 3 से 4 किलोमीटर आप चलेंगे। वुल्फ्स लॉ कहता है कि आप जितना बोन पे प्रेशर डालते हैं, बोन उतनी ग्रो करती है। आजकल लोग बहुत मार्केट में दवाइयाँ देते हैं बोन मजबूत करने की। बोन मजबूत करने की सबसे अच्छी दवाई है आप एक्सरसाइज करें और वॉकिंग करें। पैर चलने के लिए बने हैं, आप 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर कम से कम चलेंगे रोज, तो आपके जॉइंट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जॉइंट्स को मूव कराएंगे तो उनमें नया सिनोवियल फ्लूइड बनेगा और वो उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो साफ होती रहेगी। ठीक है, अब स्टेजेस ऑफ ट्रीटमेंट में हमने स्टेज 1 में बताया कि आपको थोड़ा दिन रेस्ट कराना है, जब पेन थोड़ा कम हो जाए फिर उसकी एक्सरसाइज शुरू कराइए। और हॉट कोल्ड फर्मेंटेशन के बाद आप हॉट सलाइन से, गर्म पानी, नमक से इस पर सिकाई करा सकते हैं। और क्या देंगे? हमारा प्रेफर्ड ट्रीटमेंट जो है वो है मिटोरिक ऑक्सी यूज़ करते हैं, जनरली 120 mg की, और बहुत अच्छा रिलीफ देती है वो जॉइंट्स में। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए आपको माइल्ड पेन किलर चाहिए होता है, पैरासीटामोल भी अगर आप खाली दे देंगे तो भी पेशेंट रिलीफ कर जाएगा। ठीक है, दूसरा आपको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करानी है स्टेज 1 पे। ठीक है, रेस्ट कराना है, फिर उसके बाद इंप्रूव हो जाएगा। क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। दूसरे नंबर पे आप क्या देंगे? और सेरिन जीएम। और सेरिन जीएम में क्या आता है? डायसेरिन प्लस ग्लूकोसामीन। ठीक है, ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस वो बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। ग्लूकोसामिनोग्लाइकेंस जो है और सेरिन जीएम के नाम से टैबलेट आती है, सुबह शाम आप उसको दीजिए। एक इटोरिक ऑक्सीड दीजिए, एक विटामिन डी या कैल्शियम साथ में दे दीजिए। आप इस ट्रीटमेंट को मिनिमम 3 मंथ्स चलाएंगे, आप पेशेंट आपका रिकवर कर जाएगा स्टेज 1। और उनको बोलिए कि थोड़ा सा स्टेयर्स को अवॉइड करें। 4 एडवाइस हम लोग देते हैं। कमोड वाली लैट्रिन को यूज़ करना है, अवॉइड स्टेयर्स, ज़मीन पर चुक्का मुक्का पालथी मार के उकरू घुटना मोड़ के नहीं बैठना है, कुर्सी, चारपाई, चौकी, स्टूल पे ऊंचे पे बैठना है, हाइपर फ्लेक्शन में नहीं जाना है। हमारे इंडियन लाइफ स्टाइल में लोग उकरू ज़्यादा बैठते हैं, पालथी मार के ज़्यादा बैठते हैं, तो घुटने ज़्यादा घिसते हैं। अगर आप अंग्रेज़ों की तरह कुर्सी पे या ऊंचे पे थोड़ा बैठेंगे तो आपके घुटने कम घिसेंगे। ठीक है, यही अभी तक कॉन्सेप्ट है किताबों में, आगे चल के चेंज हो जाएगा, अलग बात है। अभी मैं इस पर कुछ काम कर रहा हूँ, मैं इस पर भी आगे कुछ लिखूँगा कि इसमें भी कुछ अभी रद्द बदल होना है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है स्टेज 1 में यही ट्रीटमेंट है, और एक और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो भी मैं साथ में बताऊँगा। स्टेज 2 में पेन और बढ़ गया, ठीक है, वेट और बढ़ गया और एज और बढ़ गई। भाई स्टेज 1 में आया था, इलाज कराते कराते स्टेज 2 में पहुंच गया। ये डिजेनरेटिव बीमारी ठीक कभी नहीं होगी, हम ऐसा कभी जनरली बोलते नहीं मरीज से, लेकिन वो डिसहार्टन होता है, लेकिन सच यही है।
कि डॉक्टरों के कार्य और बड़ी हो जाती हैं और मरीजों की बीमारी और बड़ी होती चली जाती है। ऑर्थोपेडिक्स की डिजीज़ेज जनरली जो है वो बढ़ती रहती हैं, वो कभी जाती नहीं है, बहुत कम जाती है, क्योंकि वो बुढ़ापे की वजह से हो रही है ना, इसलिए वो रहेगी। अब स्टेज 1 से स्टेज 2 पे आ गया, पेन और बढ़ गया, डिजीज़ और बढ़ गई, डिफॉर्मिटी और बढ़ गई, चलना फिरना और रिस्ट्रिक्ट होने लगा धीरे धीरे। स्टेज 2, अब यही सब ट्रीटमेंट स्टेज 2 में भी है। क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आप देखें तो आप इस तरह से पैरों को मिला लें और ये घुटने आपके दोनों आपस में टच होने चाहिए और किसी चीज़ के सहारे से आप बैठ जाए और इन पंजों को सिर्फ ऊपर नीचे करना है। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। ये आपके घुटने जो है टाइट हो जाएंगे यहाँ पे, और ये इसको 15 से 20 मिनट सुबह शाम करना है, सिर्फ यही एक्सरसाइज आपकी, इसको क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। बाकी उल्टा लेट के हैमस्ट्रिंग एक्सरसाइज है, और भी चीज़ें कर सकता है। बाकी 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर रोज पैदल चलना है। एक और ट्रीटमेंट इसमें जुड़ गया, ऑस्टियोआर्थराइटिस स्टेज 2 में आके रेस्ट, एनाल्जेसिक्स और कोल्ड फर्मेंटेशन और क्वाड्रिसेप्स, और उसके साथ में एक और चीज़ जुड़ गई, विस्को सप्लीमेंटेशन। एक इंजेक्शन आ गया है जिसको हम लोग हाइलुरोनिक एसिड के नाम से जानते हैं। हाइलुरोनिक एसिड जो अलग अलग फॉर्म में मिलता है, मतलब 5 इंजेक्शन का भी कोर्स होता है और एक सिंगल इंजेक्शन का भी कोर्स होता है। वो मार्केट में लगभग 13-14 हज़ार का था, अब वो उसका रेट घट गया, 8-7-8 हज़ार का हो गया। उसमें आपको अच्छा कमीशन मिल सकता है। अब जो है हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगवाएं, मरीज को फायदा भी होता है, मगर स्टेज 1 और स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 3 स्टेज 4 में भी लोग लगवाते हैं, वो उसका कोई वैल्यू नहीं। स्टेज 1 और स्टेज 2 में आप हाइलुरोनिक एसिड का इंजेक्शन लगवा सकते हैं। हाइल 1 के नाम से मिलता है, प्री फिल्ड सिरिंज है, PFS बोलते हैं, और उसमें कुछ खास नहीं करना है आपको। नी जॉइंट को साफ करके अच्छी तरह से बीटाडीन सेवलॉन स्प्रिट से वॉश करके आपको उसको कहीं पे भी नी जॉइंट में आप उसको सुप्रापटेलर पाउच में कहीं भी आप इंजेक्ट कर दें, ठीक है। वो 1 साल 1.5 साल तक 2 साल तक काम करता है। इवन आपकी डिजीज के प्रोग्रेशन को थोड़ा कम कर सकता है। स्टेज 1 और स्टेज 2 में इसमें से इमेज निकालना है। स्टेजेस में स्टेज 2 स्टेज 3, हाँ स्टेज 3 में आपका क्या हुआ, जॉइंट स्पेस रिडक्शन और हो गया। एक इमेज निकाल दो जरा, इसमें से निकले। हमारा स्टेज उसमें भी निकाल सकते हो, ये नहीं, हाँ स्टेज 3 में जॉइंट स्पेस रिडक्शन हो गया। और क्या तो प्लेट मिल जाएगा। स्टेज 3 में जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया। स्टेज 3 में जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया। हिप नी की जो एक्सिस है वो चेंज हो गई, मैकेनिकल एक्सिस चेंज हो गई, मीडियल साइड में पेन शुरू हो गया, जॉइंट स्पेस रिडक्शन हो गया। ये देखिए आप, ये एक्सरे मिल गया है, इसमें भी हमें कुछ मिल जाएगा। इसको लगा दो। हाँ स्टेज 3 में आपके जॉइंट स्पेस रिड्यूस हो गया। अब यहाँ पे एक ट्रीटमेंट और जुड़ गया आपका, ये सब जो था इसके साथ में विस्को सप्लीमेंटेशन का इतना बड़ा रोल नहीं है। हाँ देखिए इसमें हमारा स्टेज 3 का मिल रहा है। ये जो है हमारा, देखिए आप लेटरल साइड में स्टेज ये खुला हुआ है, बढ़ गया है, और मीडियल साइड में ये हमारा घट गया। अगर हम आप इसको गोनियोमीटर से नापेंगे तो आप देखिए इसके अंदर अगर हमने इसका एक्सिस को ड्रॉ कर दिया तो ये आपकी थोड़ी सी वायरस बढ़ गई है। यहाँ से आप ये जो है 7-8 डिग्री 10 डिग्री वायरस बढ़ गया है। ये आपका यहाँ इस तरफ आएगा थोड़ा सा, ये आपका स्पेस घट गया है। और क्या मिलेगा आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस में, ऑस्टियोफाइट मिलेंगे। ये जो आप एक्स्ट्रा बोन देख रहे हैं छोटी छोटी, ये नोक निकली हुई है, ये किसी भी डिजेनरेटिव डिजीज की एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये आपको ये मिलेगा। ये क्यों बनता है हाँ ये देख सकते हैं हम, स्टेजिंग इसमें है ऑस्टियोआर्थराइटिस की पिक्चर्स, खाली एक्सरे दिखा। हाँ तो ये जो है जॉइंट स्पेस कम हो गया है, ये स्टेज 3 के ऊपर ही पहुंच चुका है। स्टेज 4 में क्या होगा, ये पूरा ये बर्न आउट हो जाएंगे, ये दोनों बर्न आउट हो जाएंगे। थोड़ा अभी आपको कार्टिलेज दिख रहा है ना, ये मोटी सी लाइन जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ये बर्न आउट हो जाएगा, पूरा ही बर्न आउट हो जाएगा।
स्टेज 4 में पहुंच जाएगा। स्टेज 3 में हम एक ट्रीटमेंट और ऐड कर सकते हैं, वो ये है PFO बोलते हैं, प्रॉक्सिमल फीमोरल ऑस्टियोटमी। इसको बड़ा कर दो। ठीक है, ये जो है, ये छोटे छोटे जो देख रहे हैं आप, इनको बोलते हैं ऑस्टियोफाइट। ऑस्टियोफाइट, ये छोटे छोटे जो नोक निकली है, ये क्या काम कर रहे हैं, ये लिगामेंट्स के अटैचमेंट पे होते हैं। ये जब हमारे लिगामेंट एक साइड में ढीला होना शुरू हो जाएगा, ये पास पास आ गए तो इधर वाला लिगामेंट टॉट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा, जो लेटरल कोलेटरल लिगामेंट है, और इधर वाला जो है ढीला होना शुरू होगा, क्योंकि उसकी लेंथ जितनी थी अब वो घट गई। अब यहाँ पे ये स्पेस घट गया, तो अब ये लंबाई तो उतनी ही है, तो वो ढीला होना शुरू हो गया। तो पेशेंट क्या महसूस करेगा कि इंस्टेबिलिटी हो रही है पैर में, मतलब पैर में इंस्टेबिलिटी मतलब 3rd 4th ग्रेड में पहुंच चुका है, आपको बिना एक्सरे के समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें और क्या कर सकते हैं, प्रॉक्सिमल फीमोरल ऑस्टियोटमी कर सकते हैं, PFO। हम इस फिबुला को थोड़ा सा नीचे जाके काट देते हैं दोनों साइड में, दोनों पैरों में, तो क्या होगा, यहाँ पे वेट बियरिंग जो है इधर बढ़ जाएगी। अब यहाँ वेट बियरिंग हो रही है तो इधर आ जाएगी, तो हमने उसको ऑफलोडिंग कर दी। तो स्टेज 3 में एक ट्रीटमेंट और ऐड हो गया आपका, रेस्ट राइस के बाद एनाल्जेसिक विस्को सप्लीमेंटेशन प्लस PFO, प्रॉक्सिमल फीमोरल ऑस्टियोटमी। ठीक है, स्टेज 4 और स्टेज 5 में क्या होगा, ये बिल्कुल और खत्म हो जाएगा, बिल्कुल वायरस हो जाएगा। उसका ट्रीटमेंट सिर्फ आपका अब क्या है, नी रिप्लेसमेंट, टोटल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, और यूनिकॉन्डाइलर नी रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। पटेलर आजकल रिसर्फेसिंग भी कर रहे हैं, कई किस्म के ऑपरेशन हो गए, पहले तो लोगों को इतना देखने को नहीं मिलता था। हाँ, अब जो है नी रिप्लेसमेंट गली गली में बहुत कॉमन हो चुका है, पहले तो नहीं होता था। तो मैं नी रिप्लेसमेंट भी छोटा सा ब्रीफ में बता दूंगा आपको, नी रिप्लेसमेंट में क्या किया जाता है। तो ये जो है हमारा, ये स्टेज 4 में पहुंच गया, स्टेज 3 था, स्टेज 4 में पहुंच गया, स्टेज 5 में पूरा सीवियर जेनोवेरम हो गया। उसका इलाज जो है हम लोग, ये जो भाई जो गरीब है नहीं करवा पा रहा है, तो हम लोग उसमें और सिरिंजियम, डायसिरिन और एक स्टिक दे देते हैं चलने के लिए। स्टिक लेने से क्या होता है कि पेन उस पर कम हो जाता है, ऑफलोडिंग हो जाती है। स्टिक हम लोग जनरली जिस पैर में दर्द है उसके अपोजिट लिम्ब में देते हैं। भाई लेफ्ट वाले में पेन है तो हम राइट हैंड में स्टिक देते हैं। क्यों, वो आपने पढ़ा होगा, लीवर आर्म मैकेनिज्म की वजह से टॉर्क यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, इन दोनों पे वेट पड़ेगा, इस पे नहीं पड़ेगा। तो हम लोग कुछ दिन पेन किलर्स, फिजियोथेरेपी, रेस्ट और अवॉइड स्टेयर्स, कमोड वाली टॉयलेट और क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज, प्लस उकरू जमीन पे स्क्वाट नहीं करना है, प्लस स्टेयर्स नहीं चढ़ना है, और साथ में एक स्टिक दे दी, बाबा ये लाठी लेके चलो, ठीक रहोगे। स्टेज 4 में फिर आपका टोटल नी रिप्लेसमेंट होगा। टोटल नी रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं आप देखिए, स्टेजिंग इसमें आप देख सकते हैं, ये जॉइंट स्पेस कम हो गया ये वाले में, और स्टेज ये देख रहे हैं आप, पूरा स्पेस ये सब चला गया, ये थोड़ा सा डिसबैलेंस भी होना शुरू हो गया, स्टेज 4 में पहुंच गए। ये देखिए बिल्कुल ही डिसलोकेट हो गया है, ये देखिए ना, यहाँ तक पहुँच जाते हैं लोगों के पैर, स्टेज 5 स्टेज 6 में यहाँ तक पहुँच जाते हैं, बिल्कुल डिसलोकेट हो गया, और ये सब ठीक हो जाते हैं आजकल, बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल हो जाते हैं। आप इसमें नी रिप्लेसमेंट कर देंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। देखिए ये एक इमेज मिल गई नी रिप्लेसमेंट की, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इतना हम लोग टोटल नी रिप्लेसमेंट में सिर्फ ऊपर का सरफेस इतना हटा देते हैं, इतना हटाते हैं, इसमें टीबियल ट्रे डाल देते हैं स्टील की, 8 मिलीमीटर 7 to 8 मिलीमीटर इसको कट करते हैं। और कट करने में हम ये ध्यान रखते हैं, जैसे इधर ज़्यादा बर्न्ट हो गया तो इधर हम कम काटते हैं, इधर ज़्यादा इधर मिल जाता है तो इधर ऐसा काट देते तिरछा, फिर ये बराबर हो जाता है 90 डिग्री, फिर हम इसे बनाते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस काट देते हैं, और इसके अंदर हम लोग एक वो डाल देते हैं, फीमर का कंपोनेंट होता है, टीबिया का कंपोनेंट होता है। बहुत से डॉक्टर्स पटेला को रिसर्फेस करते हैं, देखिए जैसे ये था, देखिए इतना खराब नहीं जॉइंट था, ये लगभग ठीक हो गया, ठीक है। ये तो दूसरे साइड का होगा, लेकिन ये इसका भी ऐसे ही आ रहा होगा। ये स्पेस खत्म हो गया है बिल्कुल। ये यहाँ पे स्टील का कंपोनेंट लगाते हैं, इसके पीछे सीमेंट लगाते हैं ताकि वो स्लिप ना करे, ठीक है। पटेला रिसर्फेसिंग में हम लोग पटेला जब उलटते हैं तो उसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, उससे पावर सॉ से थोड़ा सा किनारी उसकी साफ कर देते हैं। एक प्लास्टिक का कप होता है पटेला का, सब लोग कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं,
उसको लगा के हम लोग कर देते हैं, पटेला रीसर्फेसिंग हो जाती है और नी टोटल नी रिप्लेसमेंट में पेशेंट फिर आराम से अपना उसका पेन खत्म हो जाता है। 3 चीज़ें आपको मिलेंगी नी रिप्लेसमेंट में। पेनलेस, पेन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि कॉटरी से सारे पेन की नर्व एंडिंग जला दी है। पेन नहीं होगा। पेनलेस, मोबाइल मतलब चल रहा होगा, पहले चल नहीं रहा था, दर्द हो रहा था, ठीक है, स्पेस ही खत्म हो गया, कैसे चलेगा ये, कैसे चलाएंगे आप, जगह ही नहीं है। पेनलेस, मोबाइल और स्टेबल जॉइंट। नी जॉइंट की सर्जरी बेसिकली खाली बोन की सर्जरी नहीं है, लिगामेंट बैलेंसिंग की है। यहाँ का लिगामेंट छोटा हो गया, यहाँ का लिगामेंट टॉट हो गया है, तो हमको ऐसा फिर से करना है कि यहाँ का लिगामेंट और ये लिगामेंट अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। तो हम इसके बीच में जो, इन दोनों के बीच में भी एक पीवीसी कप पड़ता है, तो रबर का एक कप होता है जो इन दोनों के बीच में होता है, जो रेडियोलुसेंट है, आपको एक्सरे पे दिखाई नहीं देगा, वो डालते हैं इसमें, तो वो बढ़िया काम करना शुरू कर देता है। आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, दैट्स ऑल, काफ़ी तो बता दिया। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस और भी हो सकता है, इसके अलावा भी ऑस्टियोआर्थराइटिस कहाँ कहाँ होता है? मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड जॉइंट जो है फर्स्ट एमसीपी जॉइंट है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट जो है, इसमें भी ऑस्टियोआर्थराइटिस मोस्ट कॉमनली होती है। नी जॉइंट के बाद यहाँ होती है, और कहाँ, इनमें उंगलियों में भी मिलती है, उनको हेबर्डन नोट्स बोलते हैं, हेबर्डन नोट्स बोलते हैं। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस दूसरा हिप जॉइंट में भी हो सकती है, उसमें भी यही सब मिलेगा, लिपिंग होगी, ऑस्टियोफाइट्स होंगे, जॉइंट स्पेस कम हो जाएगा, पेन होगा, उसका भी इलाज हिप रिप्लेसमेंट ही है, ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप है। हाँ, अब आपको डिफरेंशियल कैसे करेंगे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है। पढ़े और पढ़ना चाहते हैं, कंफ्यूज तो नहीं होंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में कैसे डायग्नोस करेंगे? रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक जनरलाइज्ड डिजीज है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक डिजेनरेटिव डिजीज है। इसी से आप फर्क समझ जाएंगे। ऑस्टियोआर्थराइटिस ओल्ड एज में होगी, रूमेटॉइड अर्थराइटिस किसी भी एज में होती है, हाँ होती होगी, ज़्यादातर ओल्ड एज में ही है, 60 प्लस में ही वो भी प्रेजेंट करती है जनरली नए केसेस, लेकिन लेडीज़ में पता नहीं क्यों कुछ अननोन इडियोपैथिक फैक्टर्स हैं, 20-30 साल में भी प्रेजेंट कर जाती है, ठीक है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस टोटली डिफरेंट चीज़ है, उसमें उंगलियों के पेन से शुरू होगा। PIP जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में सुबह सुबह स्टिफनेस है आधा घंटा, फिर इनमें सूजन आएगी, फिर वो पॉली अर्थराइटिस है, यहाँ पे भी पेन होगा, यहाँ भी पेन होगा, यहाँ भी पेन होगा, यहाँ भी पेन होगा, पेशेंट बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगा, अल्नर डिविएशन हो जाता है, बिल्कुल क्रिपल्ड हो जाएगा और बहुत सीवियर होती है। उसकी खास बात क्या है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रेमिशन और रिलैप्स होता है, मतलब बीच बीच में मरीज अपने आप ठीक हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। आप अगर इसको जानते हैं तो मरीज आपको बताएगा। आपका दिमाग, आपकी आंखें वही देखती हैं जो आपका दिमाग जानता है, आप वही पूछेंगे जो आप खुद जानते हैं। रेमिशन और रिलैप्स, ठीक है, बीच बीच में बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। रिलैप्स का मतलब हुआ फिर से बीमारी एकदम फ्लेयर अप कर गई, अरे मरीज कहेगा डॉक्टर साहब बिल्कुल सही थे 1 महीने, फिर एकदम से सूज गए, सूजन, मोटे मोटे सूजन होंगे, मतलब लोग ऐसे जो आजकल आते हैं ना, हमें जोड़ों में गठिया हो गई, गठिया सीधे सूजन, इतनी सूजन होगा, पानी भरा होगा, पेन हो रहा है, हाथ टेढ़े हो गए, पैर टेढ़े हो गए, उसका टेस्ट क्या है? NT-CCP टेस्ट कराइए, 0.5 से नीचे नॉर्मल है, 5 से नीचे नॉर्मल है, 200 के ऊपर मिलेगा। NT-CCP, एंटी सिट्रुलिनेटेड सिट्रिक प्रोटीन्स, ऐसे कुछ फुल फॉर्म है इसका, NT-CCP, वो टेस्ट कराइए आप, 1800 ऐसे कुछ होता है उसमें, वो पॉजिटिव मिलेगा आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है, इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग है। हाँ, जब जॉइंट घिस गया, कुछ नहीं बचा, तो फिर अल्टीमेटली उसका रिप्लेसमेंट ही होता है। उसमें जेनू वायरस कम होता है, कई बार जेनू वेलकम ज़्यादा हो जाता है, पैर ऐसे हो जाते हैं। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस पे ही रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिर वो रूमेटॉइड शुरू हो जाएगी, वो बड़ा टॉपिक। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दूसरा जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है, इसमें बहुत ईजी है इसका मैनेजमेंट, आपका स्प्लिंट लगा सकते हैं, पेन किलर दे सकते हैं, प्लस इसमें एक सुई लगा सकते हैं, डिपोमेट्रॉल की एक सुई लगा देंगे आप इसमें, इस जॉइंट में, तो ज़्यादातर पेशेंट को आराम मिल जाता है। देखिए ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, MCP जॉइंट है, इसके पीछे वाला जॉइंट जो है, ये जॉइंट जनरली इन्वॉल्व होता है, इसके पीछे वाला जॉइंट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये कार्पल है, कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये जनरली इन्वॉल्व होता है, ये वाला नहीं होता है, ये वाला ज़्यादा इन्वॉल्व होता है।
इसमें एक डिपोमेड्रॉल की सुई लगा दे, 99% लोग ठीक हो जाते हैं उसी से। बाकी ऑस्टियोआर्थराइटिस शोल्डर की भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। छोटी छोटी यहाँ पे लोगों के हड्डियाँ निकल आती हैं, आपने देखा होगा, उनको हेबर्डन नोट्स बोलते हैं। वो उनको होती है जिनको जनरलाइज ऑस्टियोआर्थराइटिस डिजीज होती है, जो बहुत रेयर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का मेन आप समझ सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब ऑस्टियोआर्थराइटिस नी। अगर सिर्फ ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात की जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस नी है सीधे ज़्यादातर। ठीक है, एजिंग डिजीज़ है और अल्टीमेटली जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना पड़ता है। बाकी 3-4 साल 5 साल आप लोग कर सकते हैं। एक चीज़ ध्यान ये रखें कि जिनको ज़्यादातर लंबा पेन किलर देना है, बिना पेन, मेन कंप्लेंट पेन होती है, तो आप कोशिश करें कि ऐसा पेन किलर दें जिसके साइड इफेक्ट सबसे कम हो। एनसेड ज़्यादा देने से पेट में अल्सर हो जाएंगे। आप ट्रामाडोल पे आ जाएं, लो डोज ट्रामाडोल आप दे सकते हैं। बाकी पायरोक्सिकैम, लॉर्नॉक्सिकैम ये सब भी दिया जाता था, मगर उससे सबसे सेफ यही है कि आप अल्ट्रासेट की गोली आधी दे दें दिन भर में एक बार, तो भी आदमी का काम चल जाता है। या एक्सटेंडेड रिलीज में TRD कॉन्टिन आती है, उसकी आधी या चौथाई गोली भी दे दें तो आप, इससे कोई ख़ास साइड इफेक्ट नहीं, 3-4 साल आप आराम से खिला सकते हैं। ठीक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ, इसमें जॉइंट्स में क्लासिफिकेशन है। रिस्ट जॉइंट अगर इन्वॉल्व है, it is not osteoarthritis, it is always rheumatoid, or for wrist or for rheumatoid. अगर wrist joint involved है then it is rheumatoid arthritis, never osteoarthritis। कुछ स्पेसिफिक प्रेडिलेक्शन होता है कि वो फला जॉइंट में ही इन्वॉल्वमेंट होता है, तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस में रिस्ट जॉइंट इन्वॉल्व होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में नहीं होगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट MCP कार्पोमेटाकार्पल जॉइंट ये इन्वॉल्व होता है। कुछ पूछना चाहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में? कितनी देर बोलती है? ये देख सकते हैं कुछ इमेजेस हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। ये देखिए, ये ऑस्टियोफाइड निकले हुए, ये ऑस्टियोफाइड, ये लूज बॉडी है, गोल गोल देख रहे हैं आप, वाइट वाइट, ये सब लूज बॉडीज होती है। ये देखिए जॉइंट स्पेस बिल्कुल खत्म हो गया है। ये है हमारा, ये वाइट जो आप देख रहे हैं सीमेंट है, हमने सीमेंट डाला है, ये टीबियल ट्रे है, ये पर फीमर का कंपोनेंट हो गया। ये देख रहे हैं कितना ये डिस्लोक सबलक्सेट हो गया जॉइंट, यहाँ होना चाहिए था, ये यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे ये लिपिंग हो रही है। ये देखिए नॉर्मल नी जॉइंट का लेटरल व्यू है कि ये फीमर है, ये पटेला है, ये टीबिया है, ये टीबिया का स्लोप है 7 डिग्री पीछे, ये फिबुला है। रूमेटॉइड की भी आपको हम फोटो दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। आजकल पढ़ाई जो भी है वो हमेशा ऑडियो विजुअल रखिए, क्योंकि हमारे ज़माने में नहीं था, लेकिन अब ये फ़ायदा है कि आपको ऑडियो और वीडियो अगर देखने को मिल रहा है। हम लोग सिर्फ इमेजिन करते थे, आज आपको देखने को मिल जा रहा है। ये देख रहे हैं, ये जो आप सरफेस देख रहे हैं, ये भी इन्वॉल्व हो गया है। ये ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हेड ऑफ ह्यूमरस, ये बड़ी हो जाएंगी इमेजेस, नहीं बड़ी होगी। ये देखिए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हेड ऑफ ह्यूमरस, इधर वाला देखिए आप। ठीक है, आपको यहाँ पे देखना है जॉइंट सरफेस के पास में, ये जो मोटी मोटी बोन आप देखते हैं, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये देखिए ये इन्वॉल्व हो गया ऑस्टियोआर्थराइटिस। और भी चीज़ें हो सकती है, टीबी भी ऐसे प्रेजेंट करता है, टीबी हिप और टीबी नी भी ऐसे प्रेजेंट करता है। देखिए इस टाइप का जॉइंट रिप्लेसमेंट होता है, इसको जॉइंट, ये हमारा हेनी आर्थ्रोप्लास्टी है, आधा कूड़ा बदल दिया है। ये DHS है, डायनेमिक हिप स्क्रू है, ये टूट जाता है कई बार यूज करते हैं। ये PFN है, कहाँ चला गया है ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस की फोटो दिखाएं आपको कुछ। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ये देख रहे हैं कैविटी बनी हुई है, ये हेड डिफॉर्म हो गया है, हेड ऐसा जो है गोल होने की बजाय ऑब्लॉन्ग हो गया है, बैदई हो गया, बैदई बोलते हैं। ये देखिए, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस, हाँ लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, स्पाइन में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है।
और मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट करती है 40-45 के बाद। जो लो बैक पेन अक्सर लोग बताते हैं, औरतें ज़्यादा बताती हैं, वो सब ऑस्टियोआर्थराइटिस स्पाइन में ऑस्टियोआर्थराइटिस होगी तो क्या होगा, ये होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये देखिए लिपिंग हो रही है, जॉइंट स्पेस भी कम हो गया, और ये फैसेट होते हैं, फैसेट के जॉइंट, ये देखिए ये जॉइंट एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा से जॉइन करी, ये दोनों आपस में जुड़े हैं, इसको बोलते हैं फैसेट। ऐसे बहुत से लोग ऑपरेशन कर देते हैं स्पाइन में, उनको पता नहीं होता कि अक्सर पेन कहाँ से हो रहा है। तो कई बार उन्होंने डिस्क का ऑपरेशन कर दिया मगर पेन हो रहा है यहाँ से। ये दोनों जॉइंट्स है ना, फैसेट जॉइंट होते हैं। तो ये फैसेट जॉइंट की में पेन अगर हो रहा है, ये ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से, वो ऐसे नहीं जाएगा। और डिस्क में साथ में मिली एमआरआई में देखा, डिस्क निकाल दिया। आज इन्वेस्टिगेशन बेस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, फिर बाद में कहते हैं डॉक्टर साहब रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन कराया था, पैसे भी लग गए, आराम भी नहीं मिला। उसकी वजह यही है, आपको सही से पता होना चाहिए कि कॉज कहाँ का है। ये देखिए, ये जो लिपिंग देख रहे हैं आप, ये जो ये निकला है, ये ऑस्टियोफाइट है। ये कहीं भी होगा, ये बताएगा आपको एजिंग की वजह से हो रहा है। एजिंग की वजह से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकती है, ठीक है। और उसमें भी आपको लंबर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज है, वो करानी है। पेट के बल मरीज लेट गया और उसको सूर्य नमस्कार या आप स्पाइनल एक्सटेंशन बोल सकते हैं, वो कराते हैं। भुजंग आसन जो है, तो हाथ के बल ऐसे होगा और उसको एक्सटेंड करेंगे। ये देखिए, ये नॉर्मल है।